नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। कल दिल्ली में बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में किस रणनीति के ऊपर चर्चा हुई, इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं, इनसे बात करेंगे। कल दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, बिहार बीजेपी की क्या चर्चा हुई, किस रणनीति के ऊपर चर्चा हुई? देखिए सौरभ, जो मेरी जानकारी है, अब जो भी चर्चा हो रही है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर है। जी, गिरिराज सिंह के आवास पर बैठक हुई थी और बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। जी, और बिहार में इन दिनों, पिछले 2 दिनों में जो डेवलपमेंट हुआ है महागठबंधन के भीतर, जिस तरीके से जीतन राम मांझी आउट हुए हैं या आउट किए गए हैं, जी, इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। लेकिन आपको भीतर की बात कहें कि बीजेपी के नेता भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, बीजेपी वाले। जी, और महागठबंधन की रणनीति से खुश ही दिख रहे थे। उन्हें लग रहा था जी, कि महागठबंधन ने जीतन राम मांझी के बारे में फैसला लेकर उन्हें, मतलब एनडीए को, बीजेपी को एक मौका दे दिया है। देखिए, ललन सिंह ने कहा था छोटी छोटी दुकानें बंद होनी चाहिए। जी, तो बीजेपी वाले समझ रहे हैं कि अब तो जो भी बिहार में हैं, जिन्हें महागठबंधन से दूर रहना है, उन्हें थक हार कर बीजेपी के पास ही आना होगा, बीजेपी की शर्तों पर। और जो कल चर्चा हुई जी, 2024 को लेकर, उसमें प्लान पी जो लोकसभा चुनाव का है, जी, और प्लान सी। प्लान पी और प्लान सी क्या, इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। जीतन राम मांझी तात्कालिक मुद्दे रहे। देखिए, बीजेपी के भीतर भी जो बिहार के नेता हैं, जी, अब केंद्रीय नेतृत्व कुछ और फैसला कर ली है, दूसरी बात है कि बिहार के नेता मानते हैं कि एक सीट से अधिक का वजूद जीतन राम मांझी का नहीं है। बिहार बीजेपी के नेता बिहार मानते बीजेपी हैं। के नेता भी मानते हैं, जी, जैसी राय महागठबंधन के भीतर थी। जी, अब देखिए, जीतन राम मांझी के लोग कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी को राज्यपाल भी बनाया जा सकता है यदि वे बीजेपी के साथ चले जाते हैं। देखिए, समझने वाले लोग क्यों नहीं समझते हैं? सीटों की संख्या क्या होगी? जी, क्या बीजेपी वाले भी विलय के लिए कहेंगे? राज्यपाल के पद का सौदा होगा, या आगे आने वाले दिनों की बात है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के पहले जी, जीतन राम मांझी को यदि राज्यपाल बना दिया जाता है, तो जीतन राम मांझी 2024 के चुनाव में प्रचार करने की स्थिति में तो होंगे नहीं। जी, फिर किस बात का फायदा एनडीए को प्राप्त होगा? और उनके बेटे जी, संतोष सुमन, जिन्हें संतोष मांझी भी कहते हैं, उनकी हैसियत और पहचान इतनी बड़ी नहीं है कि वे पूरे बिहार का भ्रमण कर एनडीए को वोट दिला सकें। ठीक है ना, उनकी पहचान नहीं है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि जीतन राम मांझी का जो राजनीतिक कद है इधर के दिनों में, वह इधर उधर को जोड़ कर बना है। आप याद कीजिए ना, संतोष मांझी मंत्री थे, लेकिन वे एमएलसी बने थे राजद के बूथ पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जो 7 सीटें दी गई थी, जिनमें 4 पर जीत हासिल हुई, वह जेडीयू के खाते से सीटें दी गई थी तब एनडीए के चुनाव में। जी, और मंत्री भी बनाए गए जेडीयू के खाते से ही। इसलिए जब संतोष सुमन का इस्तीफा हुआ तो जेडीयू के खाते से ही रत्नेश सदा को मंत्री बनाया जा रहा है। देखिए, अब कोर कमेटी में इस बात पर तो राय बनी हुई है कि चिराग पासवान को साथ रखना चाहिए। ठीक है, चिराग पासवान को साथ रखना चाहिए, जी, मतलब एलजेपी को। ठीक है ना, तो चिराग पासवान को साथ रखना। लेकिन कोर कमेटी के सदस्यों की राय यह भी थी कि जो दूसरी लोजपा है, रालोजपा, जी, जो अभी एनडीए का हिस्सा है, पशुपति पारस केंद्र में मंत्री हैं, जी, पशुपति पारस की रालोजपा का कोई जनाधार नहीं है, सिर्फ सांसद हैं। वहाँ यदि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो वे सूरजभान सिंह हैं, और उनके भाई चंदन सिंह नवादा से सांसद हैं। ठीक है ना। जी, वैशाली खुद बीजेपी लड़ने की तैयारी कर रही है। तो पशुपति पारस के बारे में फैसला करना होगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि वे कृपा पात्र मानकर उनका सामंजन करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन चिराग पासवान की जरूरत महसूस की गई है। तो पशुपति पारस के लिए कोर कमेटी में पॉजिटिव साइन नहीं दिखा। बिहार बीजेपी के नेताओं का मानना है कि वे रहें न रहें, चिराग पासवान हाजीपुर लड़ना चाहते हैं तो उन्हें हाजीपुर ही लड़ाया जाए। ये देखिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अब देखिए, जिस प्लान पी और प्लान सी की हम बात कर रहे थे, प्लान पी क्या है? प्लान पी है
कि देखिए 2024 के लिए हमें पक्का और परफेक्ट प्लान तैयार करना है बीजेपी का। हाँ जी। और बीजेपी चाहती है कि 2014 का दृश्य जब नीतीश कुमार भी अलग चुनाव लड़ रहे जी। थे वो दृश्य ही फिर से रिक्रिएट हो, ठीक है ना। और दूसरा प्लान सी, ठीक है ना। प्लान सी मतलब जो सहयोगी दल बनाए जा रहे हैं बीजेपी के, एनडीए के, उन्हें सिर्फ सीटें न दी जाए, सीटों की बातचीत करने के पहले उनसे उम्मीदवार पूछे जाए कि आपके उम्मीदवार कौन है, आपके पहलवान कौन है। और कोर कमेटी में जो ये बात हुई है और यदि केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी इससे सहमत हो जाते हैं तो जो भी सहयोगी दल बनना चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा बन चुके हैं, ठीक है, सीटों की बात हो गई है, लेकिन उन्हें भी उम्मीदवारों का नाम बताना होगा। चिराग पासवान को भी उम्मीदवारों का नाम बताना होगा और मुकेश सहनी जिन्होंने बहुत ही कठिन शर्त रख रखी है कि एनडीए में चिराग से कम नहीं और महागठबंधन में कांग्रेस से कम नहीं, तो उन्हें भी देखिए उतनी सीटें मिलेगी नहीं मिलेगी यह भविष्य के गर्भ में। अब देखिए 2024 में 2014 के सीन को रिक्रिएट करने की बात क्यों कही जा रही है। देखिए 2014 में जो बीजेपी है वह 40 में से 30 सीटों पर खुद चुनाव लड़ी थी बिहार में। 2014 में? जी, 2014 में 30 पर खुद लड़ रही थी बीजेपी और 7 सीटें दी गई थी एलजेपी को। तब एलजेपी बिल्कुल संपूर्ण रूप में था, रामविलास पासवान को, और 3 दिया गया था रालोसपा को, ठीक है। तो 30, 37 और 3 40 और इनमें से 31 पर जीत हासिल हुई थी। 30 में से बीजेपी ने 22 सीटों पर जीत हासिल की थी जी। और 7 सीटों में से लोजपा ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी और उपेंद्र कुशवाहा ने 3 सीट पर जीत हासिल कर ली थी, तो 31 सीटों पर। तो बीजेपी की ये कोशिश है कि हम किसी भी सूरत में 30 सीटों से कम पर चुनाव न लड़ें। तो जब देखिए 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है, जीतन राम मांझी भी साथ आ रहे हैं, मुकेश सहनी भी आ रहे हैं, चिराग पासवान भी और उपेंद्र कुशवाहा भी, पशुपति पारस का एडजस्टमेंट कैसे होता है, तो 30 नहीं मान लीजिए 28, चलिए तो कैसे होगा सामंजन। चिराग पासवान कह रहे हैं मुझे 6+1। देखिए याद होगा 2019 में उनके पिताजी रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा गया था। तो फिर 3 सीटों की बात हो रही है उपेंद्र कुशवाहा की, तो मुकेश सहनी के लिए कहां से सीटें आएंगी, ठीक है। और मुकेश सहनी एक फैक्टर बने हुए हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ठीक है ना। और महागठबंधन भी कोशिश करेगा कि यदि जीतन राम मांझी आउट हुए हैं तो उधर से, मतलब जो एनडीए की तरफ बढ़ रहे हैं उधर से कोई किधर आ जाए, तो मुकेश सहनी पर डोरे डाले जा सकते हैं, लेकिन वहां भी सीट नहीं है, महागठबंधन में सीट नहीं है। और देखिए कोर कमेटी में जो बैठक का मुद्दा रहा 2014 में हमने आपको बताया है कि ये तीनों दल ही चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी के साथ मिलकर, बीजेपी, रालोसपा और चिराग पासवान। उधर नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे, आरजेडी अलग, ठीक है। तो आरजेडी और कांग्रेस साथ में, एनसीपी साथ में। तो 2014 में क्या हुआ था, 2014 में करीब 39% मत एनडीए अलायंस को आया था, एनडीए अलायंस को। लेकिन नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे, नीतीश कुमार के मत को भी जोड़ देते हैं, तब कांग्रेस, एनसीपी, तारिक अनवर चुनाव जीत गए थे कटिहार से, कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी और जेडीयू को मिलाकर करीब 45% मत आ गए थे, मतलब 6% का फासला, ठीक है। सीटें कम आई थी इन लोगों को, सीटें अधिक आ गई थी एनडीए अलायंस को, लेकिन 6% एक बड़ा फासला हो जाता है चुनाव में। तो इसे कैसे पाटा जाए। देखिए बीजेपी हम मानती है कि 2014 में हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं था। अब अमित शाह, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा के नेतृत्व में हमारा संगठन बहुत मजबूत हो चुका है। और बीजेपी के बारे में यह बात कही जाती है कि पन्ना कमेटी, मतलब बूथ के वोटर लिस्ट के एक पन्ने के लिए एक व्यक्ति नामित किया गया है बीजेपी में, जो जिसे पन्ना कमेटी कहते हैं, और कहते हैं कि बहुत सॉलिड कमेटी है वो। फिर दूसरा यह भी बीजेपी मानती है कि नीतीश कुमार का आधार वोट कम हुआ है, नीतीश कुमार के वोट बैंक में दरार है, लेकिन नीतीश कुमार खत्म हो गए हैं, यह बात नहीं है। तो यह जो प्लान पी और प्लान सी है कि प्लान पक्का और प्लान परफेक्ट और प्लान सी कैंडिडेट, तो देखिए जब आगे बातचीत होगी तो चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो,
उन्हें उम्मीदवार बताने होंगे। और देखिए, ये सारे लोग उम्मीदवार बताना नहीं चाहते हैं। पहले कई तरीके की बातें होती है, चुनाव में कई तरीके का प्रचलन होता है, आपको पता है। और मुकेश सहनी को 2020 का खटका लगा हुआ है कि उन्होंने सीटें ले ली, बीजेपी से उम्मीदवार भी ले लिए, परिणाम ये हुआ कि उन्हें अपनी पार्टी के विधायकों को ही खो देना पड़ा। 3 जो विधायक थे वे बीजेपी में चले गए और बीजेपी ने कहा कि ये तो मेरे ही थे, इनकी हमने घर वापसी करा ली। तो प्लान पी और प्लान सी अब उम्मीदवार पहले से, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि देखिए बिहार एक बड़ी चुनौती है, महागठबंधन ने एक बड़ी चुनौती पेश की है और अब जो हमारे साथ आ रहे हैं उनके पास महागठबंधन में कोई रास्ता बचता नहीं है, इसलिए उन्हें हमारी शर्तों पर हमारे साथ आना होगा। तो अब देखना होगा आगे चिराग पासवान, आगे मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी बड़ी उम्मीद के साथ गए हैं क्योंकि यहाँ 5 सीटों की बात कर रहे थे, 4 सीटों की बात कर रहे थे महागठबंधन में, लेकिन वहां दूसरी सीट लेकर दिखाएं तो, और दूसरी सीट कहीं से मिल भी जाती है तो उम्मीदवार किसका होता है यह देखने की बात होगी। तो ये महत्वपूर्ण है। चलिए, तो अब देखना ये होगा कि जिस प्लान के ऊपर बीजेपी बात छेड़ी है उस पर कितना कारगर साबित होती है। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।